इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हार्दिक रेलवे में नौकरी करता था। उसकी हाल फिलहाल ही पालम नाम के एक छोटे से गांव के स्टेशन पर बतौर स्टेशन मास्टर पोस्टिंग हुई थी। बीए पास किए अभी कुछ ही समय बीता था कि उसके नसीब से सरकारी नौकरियां लगी। उसने बिना सोचे समझे पालम जाने का फैसला कर लिया था, मगर वो इससे बिल्कुल बेखबर था कि पालम एक छोटा सा स्टेशन है जहां पूरे दिन में मुश्किल से 2 गाड़ियां ठहरती हैं, एक सुबह और दूसरी रात के करीब 11 बजे। लिहाजा वहां हार्दिक के सिवा दूजा कोई नौकर भी नहीं था। स्टेशन का सारा दारोमदार उसके अकेले सिर पर था। मुसीबत तो ये थी कि स्टेशन का नज़दीकी गांव भी करीब 5 किलोमीटर दूर था, मगर वहां से हर सुबह एक इमाम साहब रेलवे पटरी से थोड़ी दूर मौजूद एक मज़ार में बनी मस्जिद में नमाज अदा करने आया करते थे। हार्दिक हर सुबह उनसे मिलता और पूरे रात भर की बातें करता। एक रोज की बात है, घड़ी में रात के 11 बजने को थे। काफी दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज हार्दिक के कानों को झकझोर रही थी। ये वक्त उस दिन की आखिरी ट्रेन की आमद का था। वो भी हरी झंडी लेकर तैयार हो गया। मुसाफिरों से खाली इस स्टेशन की वीरानगी हार्दिक को मानो काटने दौड़ती। यहाँ ट्रेन हॉर्न बजाए धीरे धीरे प्लेटफॉर्म का फासला तय कर रही थी कि तभी अचानक धप की एक जोरदार आवाज आई और ट्रेन वहीं ठहर गई। हैरत अंगेज नजरों से हार्दिक ट्रेन को घूरे जा रहा था। ना मालूम अचानक वहां क्या हुआ था। यही सोचते हुए वो ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ा। ट्रेन के नजदीक पहुंचने पर उसकी निगाहों ने एक बेहद ही खौफनाक मंजर कैद किया। कोई बदकिस्मत शख्स ट्रेन के नीचे आकर मर चुका था। उस मरने वाले शख्स के दोनों पैर धड़ से अलग हो चुके थे। ट्रेन के पहियों ने उसके मांस के चिथड़ों को रेतों में घोल दिया था। ट्रेन के ज्यादातर मुसाफिर नजरों के सामने पेश इस मंजर को देख खौफ में थे। ट्रेन में मौजूद औरतों की तबीयत बिगड़ने लगी। लिहाजा फैसला किया गया कि ट्रेन को तय वक्त से पहले स्टेशन से रवाना कर दिया जाएगा। वर्दी वालों ने उस शत विशत लाश को पटरी से हटाकर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रख दिया। ट्रेन के हॉर्न के साथ एक बार फिर मुसाफिर अपनी अपनी बोगियों में लद गए, मगर यहाँ हार्दिक के जहन में अपने अकेलेपन का ख्याल था। उसने पुलिस वालों से गुजारिश की, आप में से कोई एक शख्स यहाँ रुक जाए, मैं स्टेशन पर अकेला हूँ। मगर अपनी ड्यूटी शेड्यूल से मजबूर पुलिस वालों ने अपनी मजबूरी जाहिर की और ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़कर चल दी। एक बार फिर रात अंधेरे की जद में थी, मगर इस बार हार्दिक अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ थी प्लेटफॉर्म पर पड़ी वो कटी छटी लाश। इंतजार था सुबह होने का और उम्मीद थी कि रात जैसे तैसे बस गुजर जाए। अभी घंटा 1.5 घंटा ही बीता होगा कि हार्दिक की आंखें भारी होने लगी, मगर उसे हरगिज नींद को खुद पर हावी नहीं होने देना था। उसे बड़े बूढ़ों की जुबान आज भी याद थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैयत के करीब रहते किसी भी सूरत में नींद से फासला रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाश के करीब कोई सोया तो लाश में काले साए दाखिल हो जाते हैं। इस ख्याल ने हार्दिक को सजग कर दिया। उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी आंख लग गई। नींद के आगोश में गए अभी करीब 1 घंटा बीता होगा कि अचानक उसे कुछ अजीब सी कचर कचर की आवाज आई। ऐसा लगा मानो कोई मांस को चबा रहा हो। वो फौरन अपने केबिन से बाहर निकला। बाहर लाश बिल्कुल सलामत थी, मगर वहां कुछ था जो बेहद अजीब था। दरअसल जहां लाश को रखा गया था वो अब वहां से काफी दूर पड़ी थी। यह वाक्य बेहद अजीब था। उसके जहन में बुरे ख्याल तो थे, मगर वो उसे नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। यही वक्त था कि तभी पीछे की खामोशी एक बेचैनी भरी आवाज में तब्दील हो गई। ऐसा लगा मानो कोई भागते हुए उसके पीछे आ रहा हो। उसने पलट कर देखा, शुक्र है वहां कोई नहीं था। उसने फिर अपने कदम संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाए कि तभी सामने प्लेटफॉर्म पर उसी लाश का कटा हुआ सिर दिखाई दिया। वीरानगी के सालम में यह डरावना मंजर जिस्म से जान निकालने वाला था। हार्दिक के रोंगटे खड़े थे। अब वो एक अजीब सी सर्द की सद में था। उसने जो देखा
وہ اسے چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی کی پرت جم گئی تھی۔ اسے اب بھی رات کٹنے کا انتظار تھا۔ تبھی اچانک وہ دھڑ سے الگ سر اس کی طرف مڑ گیا، پوری طرح لال سرخ آنکھیں اور ٹوٹا ہوا چمڑا۔ یہ دیکھ ہاردک کی چیخ نکل گئی۔ وہ فوراً کمرے کی طرف بھاگا، مگر دروازے پر اس مرحوم شخص کے جسم کا کٹا ہوا باقی کا حصہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شاید یہ وقت ہاردک کا آخری وقت ہو سکتا تھا۔ ہاردک کو مدد کی ضرورت تھی، مگر حلق میں قید الفاظ اس کی تنہائی پر کارگر ثابت ہو رہے تھے۔ تبھی اس کی نظر اسٹیشن کے پاس موجود اس درگاہ پر پڑی اور وہ بنا کسی دوجے خیال کے فوراً اس درگاہ کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس نے ہمت کی اور پلٹ کر ایک بار اور لاش کو اپنے قریب آتے دیکھا۔ پوری طرح خون سے لہو لہان وہ لاش اپنے کٹے چھٹے جسم کے ساتھ ہاردک تک پہنچنے کا فاصلہ طے کر رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی ہاردک ہاتھ جوڑ کر درگاہ میں داخل ہو گیا۔ درگاہ میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس پر دروازہ لگا تھا۔ ہاردک فوراً اس دروازے کو کھول کر اندر گھس گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کی لمبی لمبی کھینچتی ہوئی سانسیں عجیب دہشت نما منظر پیش کر رہی تھی، اور اس سانسوں کی آواز اس کالے سائے کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ زور زور سے درگاہ کے باہر چیخ رہا تھا۔ کالی رات میں اس کی آوازوں کی گونج بے حد ڈراونی تھی، مگر باوجود اس کے وہ لاش درگاہ میں داخل نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہاردک نے خود کو اس کمرے میں قید کر لیا۔ وہ درگاہ میں بیٹھ کر بھگوان سے پرارتھنا کر رہا تھا، اور اسی کشمکش میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اگلے دن صبح کی اذان سے اس کی آنکھ کھلی۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ اس نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ امام صاحب کو صبح کی اذان دیتے ہوئے سنا تھا، مگر آج اس آواز میں بہت کچھ الگ تھا۔ اس آواز میں خاموشی تھی، تنہائی کا ایک منظر تھا، اور تھا ایک عجیب سا سکون بھرا احساس۔ کچھ ہی دیر میں امام صاحب بھی اس کے قریب پہنچ گئے اور اس کی حالت کی وجہ پوچھنے لگے۔ اس نے بھی ہر روز کی طرح اس صبح بھی پورے رات کی بات امام صاحب سے ظاہر کی۔ یہ بات پورے گاؤں کو بتائی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ ہاردک کو جان سے مارنے کے ارادے سے آیا وہ کالا سایہ پھر لوٹ سکتا ہے۔ ایسے میں ہاردک تبھی محفوظ رہے گا جب وہ اس ریلوے اسٹیشن سے دور رہے گا۔ اسی فیصلے کے بعد ہاردک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اسٹیشن اور گاؤں چھوڑ دیا۔